ठीक है बच्चों, अब आ जाओ रिमार्क्स में। यहाँ तक हमने कर लिया ना, एग्जाम्पल नंबर 4 कर लिया। ठीक है, ये कर लिया हमने क्वेश्चन। अब रिमार्क्स में आ जाओ। फर्स्ट रिमार्क क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से एक बार रीड करते हैं और ध्यान से समझो। ठीक है, बहुत क्या होता है कि बोलते हैं कि अरे क्वेश्चन ही सिर्फ सॉल्व आप करा दो, ये सब पढ़ने की क्या जरूरत है। बट इसमें क्या है कि इसे पढ़ोगे ना तो कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो आगे तुम्हें क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो हमें एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं छोड़ना है, एक लाइन भी नहीं छोड़ना है। तो इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है कि फर्स्ट रिमार्क क्या बोल रहा है कि वी सी डैट इफ कैपिटल एफ इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ। अगर ये जो कैपिटल एफ फंक्शन है ये स्मॉल एफ फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव है, देन सो एफ प्लस सी। ये तो ऑलरेडी बता रखा है कि कैपिटल एफ एक एंटी डेरिवेटिव है, एन लिखा है ना, इसका मतलब अगर कैपिटल एफ एक एंटी डेरिवेटिव है तो एफ में प्लस सी ऐड कर देंगे तो फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा इस फंक्शन का, स्मॉल एफ फंक्शन का। ये आगे बात समझ में। वेयर सी इज एनी कांस्टेंट, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि किसी एक एंटी डेरिवेटिव में अगर तुमने कांस्टेंट ऐड कर दिया तो फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा। दस इफ वी नो वन एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ अ फंक्शन एफ, अगर ये स्मॉल एफ फंक्शन का हमें एक सिंगल एंटी डेरिवेटिव पता है, वी कैन राइट डाउन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ एफ बाई एडिंग एनी कांस्टेंट टू एफ। ये बात तो ऑलरेडी मैंने कई बार बोल रखा है कि अगर हमें किसी एक फंक्शन का एक सिंगल एंटी डेरिवेटिव पता है तो उसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक कांस्टेंट ऐड कर देना है, तो हमें उसका क्या मिल जाएगा, फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव या इन्फानाइट एंटी डेरिवेटिव, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव को एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, ये एफ एक्स तो एक सिंगल एंटी डेरिवेटिव है, उसमें सी ऐड कर दिया तो फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव आ गया, वेयर सी इज रियल नंबर। इन एप्लीकेशंस इट इज ऑफन नेसेसरी टू सेटिस्फाई एन एडिशनल कंडीशन which then determines a specific value of c giving a unique antiderivative of the given function। यही काम हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। ये जो फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव है ना, ये तो इन्फानाइट फंक्शंस मिल जाएंगे। उस इन्फानाइट फंक्शंस में अगर हमें कोई एक यूनिक फंक्शन फाइंड आउट करना है तो उसके करॉस्पॉन्डिंग हमें सी का वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे अभी हमने जो इस क्वेश्चन में क्या किया है, देखो इस क्वेश्चन में क्या किया है, ये हमारे पास फंक्शन गिवन था, ये हमारे पास फंक्शन गिवन था, तो इसका इन्फानाइट एंटी डेरिवेटिव तो हमें ये मिला ना इन्फानाइट एंटी डेरिवेटिव। इस इन्फानाइट एंटी डेरिवेटिव में अगर हमें एक यूनिक एंटी डेरिवेटिव चाहिए तो उसके लिए क्या होगा कि हमें क्या होगा कि जो यूनिक एंटी डेरिवेटिव चाहिए उस पर हमें एक पॉइंट चाहिए होगा। मतलब क्या होगा, पॉइंट चाहने का मतलब क्या, कि हमें बताना होगा कि वो यूनिक एंटी डेरिवेटिव किस पॉइंट से पास कर रहा है। अगर हमने वो पॉइंट बता दिया तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग सी का वैल्यू आ जाएगा, और वो सी का वैल्यू यहां डालेंगे तो वो यूनिक एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा। जो काम हमने अभी किया है देख लो, यहां पे हमने पॉइंट बता दिया ना कि एक्स का वैल्यू 0 डालेंगे तो एफ ऑफ 0 जो वाई के इक्वल है वो 3 के इक्वल है। मतलब एक्स का वैल्यू 0 देन वाई इज इक्वल्स टू 3। तो हमने तो इस इन्फानाइट एंटी डेरिवेटिव में एक ऐसा एंटी डेरिवेटिव बोला खोजने के लिए जो 0,3 पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि इसको 0,3 से सेटिस्फाई करा देना है, तो सी का वैल्यू आ जाएगा, तो सी का वैल्यू आ जाएगा तो वो यूनिक एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा जो आ गया हमारे पास, देख लो। ठीक है ना, यही बात यहां बोल रहा है, यही बात को यहां पे एक्सप्लेन कर रहा है कि इन एप्लीकेशंस इट इज ऑफन नेसेसरी टू सेटिस्फाई एन एडिशनल कंडीशन विच देन डिटरमाइंस एन स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ सी। एडिशनल कंडीशन क्या था कि x का वैल्यू 0 डालेंगे तो y का वैल्यू 0। एडिशनल कंडीशन का मतलब कि हमें एक पॉइंट दे देगा कि एक एंटी डेरिवेटिव है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है, तो बताओ वो एंटी डेरिवेटिव क्या है। तो जैसे ही हम पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे सी का वैल्यू आ जाएगा, सी का वैल्यू डालेंगे तो हमें वो यूनिक एंटी डेरिवेटिव मिल जाएगा। to additional condition which then determine a specific value of c giving unique antiderivative of the given function। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट हमारा पार्ट, फर्स्ट रिमार्क क्लियर। सेकेंड रिमार्क में क्या है, समटाइम्स f इज नॉट एक्सप्रेसेबल इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा एंटी डेरिवेटिव होता है वो एलिमेंट्री फंक्शंस जो होता है उसके टर्म्स में नहीं होता है। लाइक एलिमेंट्री फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये क्या होता है, एलिमेंट्री फंक्शंस होता है। विज पॉलिनोमियल, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर इनवर्स। इनवर्स का मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। कभी कभी क्या होता है कि जो एफ होता है ना
मतलब जो एंटी डेरिवेटिव होता है वो एलिमेंट्री फंक्शंस के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, ठीक है। वी आर देयर फॉर ब्लॉक्ड फॉर फाइंडिंग दिस इंटीग्रल। अब जैसे सुनो बात को, जैसे दुनिया का हर एक फंक्शन डिफरेंसेबल नहीं है, वैसे दुनिया का हर एक फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी फंक्शन लिख दूं और मैं बोलूं कि उसको इंटीग्रेट कर दो, मतलब उसका इंटीग्रल निकाल दो, मतलब उसका फैमिली ऑफ ये एंटी डेरिवेटिव बता दो। ये पॉसिबल नहीं, हर एक फंक्शन के लिए नहीं पॉसिबल है किसी भी। हाँ, बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं, इन्फानाइट ऐसे फंक्शंस हैं जिसका हम एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं, बट ऐसे इन्फानाइट ऐसे भी फंक्शंस हैं जिसका एंटी डेरिवेटिव नहीं निकलता है, मतलब उसका इंटीग्रल नहीं निकलता है। उसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड दिस इंटीग्रल। मतलब दुनिया में ऐसा कोई फंक्शन नहीं, हो सके बना हो, हमें नहीं पता हो, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन नहीं बना है जिसको तुम डिफरेंशिएट कर दो तो e⁻⁻x² आ जाए, ठीक है ना। ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं कि इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमें, अगर मैंने बोला कि e⁻⁻x² dx, मान लो ये मिल गया हमें f(x) मिल गया प्लस सी मिल गया, इसका क्या मतलब है कि e⁻⁻x² का जो फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव क्या मिल गया, fx प्लस सी मिल गया। इसका मतलब कि जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, e⁻⁻x²। बट ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है, अभी तक तो नहीं पता चला है कि जिसको तुम डिफरेंशिएट कर दो तो e⁻⁻x² आ जाए। इसका मतलब कि ये जो है अभी तक के मैथमेटिक्स के हिस्ट्री में DNA है, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा कोई भी फंक्शन अभी तक हम लोग नहीं खोज पाए हैं जिसका डेरिवेटिव e⁻⁻x² हो जाए, ठीक है। अगर किसी को इंटीग्रेशन में फंसाना है तो क्या करो, उसको ये इंटीग्रल दे दो कि बेटा करो इसको सॉल्व, खूब कोशिश करेगा, खूब जान लगा देगा, पूरा नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता तो मिलेगा कहाँ से। देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, देखने में नहीं लग रहा अरे ये कौन सी बात हो गई, e⁻⁻x², कुछ भी लगा दो, सब्स्टिट्यूशन लगा दो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ भी लगा दो, इसमें x का जगह कुछ भी कर दो, ये नहीं सॉल्व होगा कभी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड दिस dx बाई इंस्पेक्शन सिंस वी कैन नॉट फाइंड अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज e⁻⁻x²। ये तो इंस्पेक्शन से भी नहीं निकलेगा और इंटीग्रल का जो रूल है ना उस रूल से भी नहीं निकलेगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड e⁻⁻x², ठीक है, मतलब इंटीग्रल ऑफ e⁻⁻x²। जैसे सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं वैसे सारे फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होते हैं, मतलब कि किसी भी फंक्शन का तुम इंटीग्रल निकाल लो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चन मिलेगा ना जेई मेंस में, एडवांस में, बोर्ड में, वैसा ही फंक्शन, ऐसा फंक्शन दे के नहीं तुम्हें बोलेगा, ऐसा फंक्शन दे के बोर्ड में नहीं बोलेगा कि इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है। वेन द वेरिएबल, देखो थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, वेन द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाई अ वेरिएबल अदर देन एक्स द इंटीग्रल फॉर्मूला आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली। फॉर इंस्टेंस, मतलब क्या बोल रहा है कि वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, एक्स जो होता है हमारा वो तो डमी वेरिएबल होता है, डमी वेरिएबल होता है ना। मतलब क्या है कि अगर तुम ऐसे लिखते हो इंटीग्रल क्या होता है, हम ऐसे बोलते हैं ना साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये जो एक्स है ये तो डमी वेरिएबल है, ठीक है, इसमें अगर तुम वाई डाल दो तो क्या हो जाएगा साइन वाई, यहाँ पे डी वाई हो जाएगा, इसका इंटीग्रल क्या होगा माइनस कॉस वाई प्लस सी। अगर मैं बोलूँ कि वाई टू द पावर एन डी वाई, इसका इंटीग्रल क्या होगा वाई टू द पावर एन प्लस 1/n+1 प्लस सी, वेयर n इज नॉट इक्वल्स टू -1। तो यही बता रहा है कि ये जो हमारा है व्हेन द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाय अ वेरिएबल अदर देन एक्स, वेरिएबल इंटीग्रेशन का क्या हो x के बाद कोई दूसरा वेरिएबल हो तो फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में भी मान लो x की जगह y हो तो फॉर्मूले में भी y आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ गई होगी बात समझ में, ये तीनों रिमार्क्स आई थी क्लियर होगा। अब आ जाओ कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बीच में क्या कंपैरिजन है वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात क्या है, फर्स्ट कंपैरिजन क्या है, बोथ आर ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस, दोनों ऑपरेशन से फंक्शंस का। इंटीग्रल में क्या करते हैं, इंटीग्रल में हम क्या करते हैं एफ एक्स फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं, तो निकालते तो फंक्शन ही का है ना,
और डेरिवेटिव में क्या करते हैं, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो भी फंक्शन ही को करते हैं डिफरेंशिएट। तो दोनों में यूज़ क्या हो रहा है, फंक्शन। ठीक है, यही बात बोल रहा है फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, बोथ सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी। लीनियरिटी का क्या मतलब है कि जैसे मान लो कि डेरिवेटिव निकालना है k1 f1x प्लस k2 f2x, वेयर k1 k2 आर कांस्टेंट और ये f1 f2 फंक्शन है, तो डेरिवेटिव में क्या होता है, इसका अलग डेरिवेटिव निकलेगा प्लस इसका अलग डेरिवेटिव करोगे, अब फिर क्या होगा, जो कांस्टेंट होगा वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। ऐसे ही तो लिखोगे डी डी एक्स ऑफ k1 f1x dx, सॉरी डी डी एक्स ऑफ k1 f1x प्लस डी डी एक्स ऑफ k2 f2x, फिर ये k1 कांस्टेंट क्या होगा, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा तो ये मिल जाएगा, k2 भी बाहर आ जाएगा। और यही सेम जो है हमारा जो लॉ है वो इंटीग्रल में भी लगता है। इंटीग्रल अगर मैं बोलूँ k1 f1x प्लस k2 f2x dx, तो क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ k1 f1x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ k2 f2x dx, और फिर ये k1 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है, डेरिवेटिव और जो इंटीग्रल होता है दोनों कौन से प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड कंपैरिजन। थर्ड में क्या है, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट ऑल द फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल। हमने 11th क्लास में भी देखा है, 12th क्लास में भी देखा है कि सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते। फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, जब वो डोमेन के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो, तो हर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। सिमिलरली ऑल फंक्शंस आर नॉट इंटीग्रेबल, जिसका ये एक एग्जांपल है e⁻⁻x² dx। We will learn more about non-differentiable functions and non-integrable functions in higher classes। आगे जब अगर तुम BSc MSc करोगे तो उसमें ऐसे बहुत सारे फंक्शंस पढ़ोगे। फोर्थ में क्या बोल रहा है, द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, इज अ यूनिक फंक्शन। ये भी बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाला तो क्या मिलेगा, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स तो एक यूनिक फंक्शन है। बट अगर मैंने साइन एक्स का इंटीग्रल निकाला तो हमें क्या मिलेगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी तो यूनिक फंक्शन नहीं, वो तो फैमिली ऑफ फंक्शन है, इन्फानाइट फंक्शंस है, इन्फानाइट नंबर ऑफ फंक्शंस है। तो यही बोला है, द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन अगर एग्जिस्ट किया इज अ यूनिक फंक्शन, वो यूनिक फंक्शन होगा। द इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इज नॉट सो, इंटीग्रल यूनिक नहीं होता है। हाउएवर दे आर यूनिक अप टू एन एडिटिव कांस्टेंट, मतलब यूनिक कब होगा, जब उसमें तुम एडिटिव कांस्टेंट ऐड कर दो, सी का वैल्यू 2 डाल दो, 3 डाल दो, तो क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। दैट इज एनी टू इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन डिफर बाई अ कांस्टेंट। ये भी बताया जा चुका है कि कोई भी एक फंक्शन का इंटीग्रल ले लो, दो इंटीग्रल ले लो, वो किससे डिफर करेगा, कांस्टेंट से। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी में, क्या बोल रहा है, व्हेन ए पॉलिनोमियल फंक्शन p इज डिफरेंशिएटेड, अगर तुम किसी पॉलिनोमियल फंक्शन p को डिफरेंशिएट करोगे, द रिजल्ट इज अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 लेस देन द डिग्री ऑफ p। ये हमें पता है ना कि अगर मान लो कि हमने x³ को डिफरेंशिएट किया तो जो हमें फंक्शन मिलेगा उसका डिग्री ये 3 से 1 कम होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x²। तो अब इसकी डिग्री क्या हो गई, इस फंक्शन की डिग्री हो गई, डिग्री क्या हो गई इसकी डिग्री 2 हो गई, और इस फंक्शन की डिग्री क्या हो गई, डिग्री 3 हो गई। तो अगर किसी पॉलिनोमियल फंक्शन को तुम डिफरेंशिएट करते हो तो उसकी डिग्री क्या होती है, 1 कम हो जाती है। लेकिन अगर तुम किसी पॉलिनोमियल फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो उसकी 1 डिग्री बढ़ जाएगी, यही बताया जा रहा है। When a polynomial function p is differentiated, the result is a polynomial function। हाँ, अगर तुम polynomial function को differentiate करोगे तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़े हो जाएगा या लॉगरिथमिक फंक्शन तो होगा नहीं, वो polynomial ही फंक्शन होगा। whose degree is 1 less than the degree of p, जिसकी डिग्री p के डिग्री से 1 कम होगी। when a polynomial function p is integrated, the result is again a polynomial function whose degree is 1 more than that of p, जिसकी डिग्री क्या होगी, p से 1 ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आते हैं 6 पॉइंट पे। 6 पॉइंट में क्या बोल रहा है, वी कैन स्पीक द डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। हम लोग बोलते हैं ना कि फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है उसके स्लोप के इक्वल होता है। ठीक है, वी कैन स्पीक द डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, वी नेवर स्पीक ऑफ द इंटीग्रल एट अ पॉइंट। अगर मैं बोलूं कि इंटीग्रल किसी पॉइंट पर, ये तो मीनिंगलेस है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। वी कैन स्पीक द इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन ओवर एन इंटरवल ऑन विच द इंटीग्रल इज डिफाइंड
एज विल बी सीन इन 7.7। इसका मतलब है ये डेफिनिट इंटीग्रल की बात कर रहा है। हाँ, इंटीग्रल हम बोलते हैं डिफाइंड इंटरवल पे बोलते हैं। अगर मैंने ऐसे बोला ना एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रल किस इंटरवल पे डिफाइंड है, 0 से 1 पे, तो ये एक मीनिंग है, ये इसे हम बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल, जो हम आगे पढ़ेंगे। इंटीग्रल जो होता है ना वो इंटरवल पे डिफाइंड होता है, ठीक है। डेरिवेटिव जो होता है वो पॉइंट पर डिफाइंड होता है। मतलब अगर डेरिवेटिव हम बोलते हैं ना एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पर, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर फंक्शन का एक्स इज इक्वल्स टू 2 के क्रॉसपॉन्डिंग जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप, और जो इंटीग्रल होता है वो इंटरवल पे 0 to 1, इस इंटरवल पे ये इंटीग्रल हमने डिफाइन किया है। ये जो इंटीग्रल है ना, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको हमने 0 to 1 इंटरवल पे डिफाइन किया। अब इसका मीनिंग क्या होता है, एरिया होता है, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल पे, ठीक है। 7.7 डेफिनिट इंटीग्रल की केस है, ठीक है। अब आ जाते हैं 7 पे। द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन हैज़ अ ज्योमेट्रिकल मीनिंग। किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, नेमली द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द क्रॉसपॉन्डिंग कर्व एट अ पॉइंट। ये भी हमने 11th में पढ़ रखा है, ठीक है। क्या होता है स्लोप, किसी टेंजेंट का स्लोप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ऐसे ही तो हम बोलते हैं। हम जो डेरिवेटिव की बात करते हैं, जैसे हम ऐसे मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन है ऐसे करके, ये वाइज इस पॉइंट पर, ये हमारा जो फंक्शन है वाइज इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है। ये पॉइंट हमारा a,0, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, सॉरी ये पॉइंट क्या हो गया हमारा a,f ऑफ ए। और ये अगर एंगल थीटा है तो tan थीटा क्या होता है, यही तो tan थीटा होता है dy/dx एट x इज इक्वल्स टू ए पॉइंट पर जो डेरिवेटिव का वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, tan थीटा के इक्वल। और ये tan थीटा क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये तो 11th क्लास से जान रहे होंगे, फिजिक्स में भी पढ़ाते हैं, ठीक है। इसी बात को बोला, द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन हैज़ अ ज्योमेट्रिकल मीनिंग, नेमली द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द क्रॉसपॉन्डिंग कर्व एट अ पॉइंट। सिमिलरली द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली ए फैमिली ऑफ कर्व्स placed parallel to each other having parallel tangent at the point of intersection of the curve of the family with the lines orthogonal to the axis representing the variable of integration। ये क्या बोल रहा है, इसको फिर से एक बार आते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो ऑलरेडी बताया जा चुका है तुम लोगों को। ये देखो इंटीग्रल किसे रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व को। जैसे 2x का इंटीग्रल क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस सी हुआ, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ कर्व को। अब इस फैमिली ऑफ कर्व में स्पेशलिटी क्या है कि अगर तुमने एक लाइन ड्रॉ किया विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वो लाइन इस फैमिली ऑफ कर्व को इनफाइनाइट पॉइंट्स पर कट करेगी। उस पॉइंट पर अगर तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो सारे टेंजेंट्स आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। पैरेलल हो जाएंगे मतलब कि इन टेंजेंट्स का जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। क्यों होगा एंगल इक्वल, बिकॉज स्लोप इक्वल होगा। स्लोप इक्वल होगा तो थीटा जो एक्स एक्सिस के साथ जो जितने भी टेंजेंट्स है ना जो एंगल बनाएंगे वो इक्वल होगा, तो tan थीटा इक्वल होगा तो स्लोप इक्वल होगी। ऑलरेडी मैंने प्रूफ कर रखा है, ठीक है। यही बात बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाते 8 पॉइंट पे। द डेरिवेटिव इज यूज फॉर फाइंडिंग सम फिजिकल क्वांटिटी लाइक वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल। फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, सॉरी ग्राफ नहीं, डिस्टेंस टाइम फंक्शन होता है, तो उस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर हमने बोलते हैं कि t का वैल्यू 2 डाला तो हमें क्या मिल गया, उसका डेरिवेटिव का वैल्यू मिल गया 4। तो इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या, 4 मीटर पर सेकेंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हम डेरिवेटिव को यूज़ करते हैं। और इंटीग्रल कहाँ यूज़ करते हैं, अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ है गिवन, तो हमें पता है कि पार्टिकल का किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता है, तो उसका हम पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रल यूज़ करते हैं। जैसे ऐसे तुम देखो ना, डिस्टेंस टाइम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम फंक्शन आ जाएगा। और वेलोसिटी टाइम फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस टाइम फंक्शन आ जाएगा। डिस्टेंस टाइम फंक्शन आ गया तो फिर पार्टिकल का पोजीशन पता चल जाएगा डिस्टेंस टाइम फंक्शन से। तो यही तो बोल रहा है, द डेरिवेटिव ऑफ ए इज यूज फॉर फाइंडिंग सम फिजिकल क्वांटिटीज लाइक वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल।
मूविंग पार्टिकल का वेलोसिटी, व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड एट एनी पॉइंट इज नोन, अगर हमें किसी पॉइंट पर डिस्टेंस का पता हो, मतलब डिस्टेंस टाइम फंक्शन गिवन हो। सिमिलरली द इंटीग्रल इज यूज्ड इन कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड व्हेन द वेलोसिटी एट एनी टाइम इज नोन। हमें डिस्टेंस निकालना पार्टिकल का, अगर उसका वेलोसिटी गिवन है, हमें पता है, तो वो पार्टिकल ने डिस्टेंस क्या कवर किया, वो हम क्या करेंगे, वो इंटीग्रल से निकालेंगे। सिंपल सी बात है, अगर हमें वेलोसिटी टाइम फंक्शन गिवन है, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्टेंस टाइम फंक्शन आ जाएगा। डिस्टेंस टाइम फंक्शन में अगर हमने एक्स का वैल्यू 4 डाला, तो मतलब कि 4 सेकेंड तक जो पार्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा वो मिल जाएगा। ये तो जानते होगे फिजिक्स से भी, ठीक है। 9th में क्या है, डिफ्रेंसिएशन इज अ प्रोसेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डिफ्रेंसिएशन में क्या छिपा है, लिमिट। डेरिवेटिव में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख लो, राइट हैंड डेरिवेटिव देख लो, लिमिट से स्टार्ट होता है। और ये जो इंटीग्रेशन है, इसमें भी लिमिट यूज है। अब तुम बोलोगे कहाँ लिमिट दिख रहा है, अभी दिखाऊंगा मैं लिमिट तुम्हें इंटीग्रेशन में, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग लिमिट, सो इंटीग्रेशन एज विल बी सीन इन सेक्शन 7.7। इंटीग्रेशन में भी लिमिट छुपा है, बहुत भयंकर छिपा है, देखना आगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में भी है, जो तुम सेक्शन 7.7 में आगे पढ़ोगे, तुम 7.7 सेक्शन में देख लेना, वही डेफिनिट इंटीग्रल है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। दिखाऊंगा कि मैं डेफिनिट इंटीग्रल में लिमिट कैसे आएगा। क्वेश्चन ये रिमार्क 10 में आ जाओ, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर एज डिस्कस्ड इन 7.2.21। मतलब कि डेरिवेटिव जो है, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या एक दूसरे का क्या इन्वर्स है, ये ऑलरेडी बता रखा है ना। डी ऑफ डी एक्स अगर मैंने लिखा एफ एक्स, मान लो कि ये हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स फंक्शन आ गया, तो अगर हम ऐसे लेमैन की तरह बोलें तो ये डेरिवेटिव इधर जाके क्या बन जाएगा, इंटीग्रल बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। और जब यहाँ से डेरिवेटिव हटाएंगे, सॉरी, तो ये ऐसे हो जाएगा, प्लस सी एक ऐड हो जाएगा। जैसे ऐसे होता है ना कि डी ऑफ डी एक्स क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो इंटीग्रल हटेगा तो इंटीग्रल को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले जाओगे तो डेरिवेटिव बन जाएगा, और डेरिवेटिव को ले जाओगे तो इंटीग्रल बन जाएगा। तो इसको अगर मैं इंटीग्रल में कन्वर्ट करूं तो मतलब क्या है कि डेरिवेटिव को मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊं, तो क्या हो जाएगा, कहने के लिए, एज अ लेमैन कहने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे इंटीग्रल किया, यहाँ पे कॉस एक्स रखा, एक डी एक्स लिखा, और ये जो साइन एक्स है ना फंक्शन, इसमें सी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को देखो, ठीक है। ये सब बता दिया है मैंने, एग्जाम्पल करवा दिया। अब आते हैं बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 7.1 में, ठीक है।